कभी चीन एक ऐसा देश था जहाँ बच्चे मिट्टी खाकर सोते थे, जहाँ करोड़ों लोग अत्यधिक गरीबी में जीते थे और पूरी दुनिया उसे एक पिछड़ा देश मानती थी। और आज कैसे आपके घरों में मौजूद आधे से ज़्यादा सामान में चाइना का कब्जा है। चाइना कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर, और शायद सबसे बड़ा खतरा। और क्यों चाइना को यूएसए की तारीफ की कोई भी चिंता नहीं है। साल 1978 डिंग जाओपिंग ने कम्युनिस्ट देश के दरवाजे कैपिटलिज्म के लिए खोले, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कैपिटलिज्म को कम्युनिस्ट पैकिंग में लपेटा गया। जैसे चाइना ने फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जहां फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर और मैनेजर डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, सेलिंग प्राइस क्या रखना है और वो कितनी तनख्वाह लेंगे। इस तरह फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स में अकाउंटेबिलिटी और एक सेंस ऑफ ओनरशिप आया। इसके साथ ही चाइना ने एक और बड़ा स्टेप लिया और 1986 में कंपलसरी एजुकेशन लॉ लाया। वहीं इंडिया में राइट टू फ्री एजुकेशन बिल साल 2009 में पास हुआ, जो चाइना के कंपैरिजन में बहुत पीछे था। चाइना अपने प्राइमरी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस करता है और अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है। 2023 में चाइना अपने जीडीपी का 6.13% के साथ यूएसए से भी आगे निकल गया। वहीं इंडिया इस मामले में पीछे होता ही जा रहा है। यहाँ तक कि 10 साल का आंकड़ा हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट स्कूल की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जो इंडिया में एजुकेशन डिफरेंस गैप को बढ़ाता जा रहा है। शायद यही कारण है कि यहाँ बच्चे अपना समय इंस्टाग्राम की रील में गुजार रहे हैं और चाइना के बच्चे नए तकनीक से खेल रहे हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता को बहुत पहले ही समझ चुका था, इसलिए चाइना ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसे उसे एक मैन्युफैक्चरिंग देश बना दिया, जैसे टैक्स कम करना, रेगुलेशन को इजी बनाना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का बनाना और हाई स्किल लेबर वर्कफोर्स का उपलब्ध होना। नतीजा ये हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला, सैमसंग के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लाइन लग गए और इसी के साथ चाइना का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन बढ़कर 31% हो जाता है, जबकि इंडिया का 3% के साथ सिमट कर रह जाता है। स्टार्टअप के मामले में भी चाइना इंडिया से बहुत आगे है। चाइना के स्टार्टअप ज़्यादा प्रोडक्ट और डीप टेक ओरिएंटेड है, वहीं इंडिया का सर्विस ओरिएंटेड है। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और मास प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वैल्यूएशन हाई होती है, लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स वीक होती है। बहुत से स्टार्टअप लॉस में सालों तक ऑपरेट करते हैं। मोर टेक ड्रिवन, फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन जैसे एआई चिप्स में काम करते हैं। यूज़र बेस के हिसाब से सिंपल सॉल्यूशन में फोकस रहता है। यहाँ तक बहुत से इंडिया के स्टार्टअप में भी चाइना का फंडिंग है, जो भारत में एक इकोनॉमिक डिजास्टर भी बन सकता है। आज चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी इतना आगे बढ़ चुका है कि ये इसका यूज़ साइकोलॉजिकल वेपन की तरह कर रहा है। 2020 में टिकटॉक दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ी थी, लेकिन ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐप नहीं थी। ये था चाइना का पहला साइकोलॉजिकल वेपन, जिसे 150 देशों ने खुद ही अपने फ़ोन में डाल लिया। इंडिया ने इस पर बैन लगाया क्योंकि ये सिर्फ एल्गोरिदम नहीं था, ये था बिहेवियर कंट्रोल। हमने बैन तो लगाया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं बनाया। वहीं चाइना ने फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप को बैन किए तो खुद के वर्जन भी बनाए, जैसे वीचैट, बाइडू, अलीबाबा। यही फ़र्क है हम में और चाइना में, जहाँ चाइना दुनिया से खरीदना नहीं, दुनिया को बेचना सीख चुका है। इतना ही नहीं, चाइना ने 100+ देशों को लोन्स देकर उनके पोर्ट्स, हाईवे और एयरपोर्ट्स बनवा दिए। और जब वो देश लोन नहीं चुका पाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के हाथ में चला गया। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये थे कंट्रोल पॉइंट्स। दुनिया का सबसे साइलेंट मिलिट्री एक्सपेंशन बिना एक गोली चलाए। इतना ही नहीं, इंडिया में भी चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है, जैसे मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर। और चाइना की कंपनी
जैसे हुआई की प्रेजेंस 150 से भी ज़्यादा कंट्री में मौजूद है, जिसमें अधिकतर अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका के कंट्री शामिल हैं। इतना ही नहीं, 2020 तक ये इंडिया के कई कंपनी को टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराते थे। और तो और चाइना के कई कंपनी जैसे टेंसेंट, मेजर गेमिंग कंपनीज इपिक गेम्स, राइट गेम्स में मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। यहाँ तक कि लेनोवो ने 2014 में ही मोटरोला की एक्वाजिशन कंप्लीट कर लिया था। हिकविजन, जो चाइना के लिए मिलिट्री सर्विलेंस इक्विपमेंट बनाता है, वो 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में मौजूद है। आज दुनिया पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होते जा रही है और सेमीकंडक्टर की ज़रूरत बढ़ती ही जा रही है। आज अगर दुनिया में एक इलेक्ट्रिक कार बनती है या एक मोबाइल फ़ोन तैयार होता है तो उसमें 17 रेयर अर्थ मटेरियल्स लगते हैं और उनमें से 80% में चाइना का कंट्रोल है। यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स को भी चाइना कंट्रोल करता है। इसलिए यूएसए ने मोबाइल और कंप्यूटर में टैरिफ में छूट दिया और तब उल्टे चाइना ही यूएसए के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। जैसे चाइना यूएसए के डिफेंस कंपनी के रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई रोक रहा है। टेस्ला का संघाई में मौजूद फैक्ट्री कैलिफोर्निया के फैक्ट्री से ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी रखता है। और तो और टेस्ला ने फरवरी में $200 मिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट चाइना में एक नई फैक्ट्री के लिए किया है। इसलिए शायद चाइना सोच रहा है ये टेम्प्रोरी टैरिफ है। ऐसा नहीं है, इसमें चाइना को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बहुत सी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई कर रही है और इस गैप को भरने की तैयारी कर रहा है एक देश